आज अपन इस टॉपिक में ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट, उसका सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपोनेंट, ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। और कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो भी सारे अपन इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पुराने वाले जो लेक्चर है, इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें ट्रांसफॉर्मर का बेसिक्स के बारे में स्टडी की थी। बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, बेसिक इक्वेशंस, बेसिक स्ट्रक्चरल डायग्राम, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर डिस्कस किए थे। इसलिए अभी आप जो है यदि उस लेक्चर को नहीं लिया तो डेफिनेटली आपको उस लेक्चर को ले लेना चाहिए, जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा इस लेक्चर की स्टडी करने में। फिर भी मैं कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर देता हूँ। मेरा काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है, पिछले 23 ईयर से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी एरियाज में, काफ़ी फील्ड्स में, काफ़ी सब्जेक्ट्स में, काफ़ी टॉपिक्स में टीचिंग देता आ रहा हूँ, एक्सपर्टाइज देता आ रहा हूँ। तो मैं हमेशा इसी टॉपिक को रिवाइज करता हूँ, जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, समझने में बड़ी हेल्प होती है। तो अपन पहले बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की। तो जैसे अभी पहले जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया, ये एक सप्लाई है। सप्लाई के बाद में एक ये जो है लीकेज, एक रेजिस्टेंस होता है वाइंडिंग में, जो प्राइमरी वाइंडिंग हीटअप होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में लॉसेस होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है R1। प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होता है, उसको लीकेज रिएक्टेंस को X1 रिप्रेजेंट करता है, ये X1, इसको भी मैं कैपिटल से डिनोट करता हूँ X1। प्राइमरी वाइंडिंग के अलावा जो है वो नो लोड कंपोनेंट्स को, नो लोड लॉसेस को, नो लोड करंट को, ये नो लोड लॉस को RC और ये नो लोड रिएक्टेंस को X5। यहाँ से जो करंट होता है वो X5 या X म्यू या X मैग्नेटाइजिंग करंट, और यहाँ होता है XC वर्किंग करंट कंपोनेंट, दैट इज कोर कंपोनेंट। इसके बाद ये को वाइंडिंग आ जाती है। वाइंडिंग केवल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर एक कंपोनेंट कुछ न कुछ चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बना हुआ है, बिना किसी रिप्रेजेंटेशन, बिना किसी चीज को एक्सप्लेनेशन कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं ऐड कर रखा है। इसलिए आप चिंता न करें, मैं हर एक कंपोनेंट को आपको वाइडली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है। और ये लोड है। ओके, सबसे पहले ये प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये कोर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये कोर के मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये कोर को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस को, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को, ये लोड को। तो यहाँ जो वोल्टेज आता है वो V2 लोड वोल्टेज है, V2। इसमें आने वाला जो करंट है वो I2। इसकी मैं बेसिक इक्वेशन लिखूं तो यहाँ से आने वाला करंट I1 होता है, यहाँ से इसमें आने वाला करंट I0 होता है, इसमें आने वाला करंट जो होता है वो I1 डैश होता है, यहाँ जो करंट होता है वो I2 होता है, ये टर्न होता है N1 होते हैं, ये टर्न होता है N2 होता है। यहाँ MMF बैलेंस होता है। यहाँ एक फ्लक्स होता है, इस फ्लक्स को Φ1 बोलते हैं, यहाँ एक फ्लक्स होता है, इसको Φ2 बोलते हैं। ये काउंटर बैलेंस होता है, Φ1 डैश इज इक्वल टू Φ2, और ये होता है F1 डैश इज इक्वल टू F2, और इससे होता है N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ये यहां से आता है। ओके, ये प्राइमरी वाइंडिंग के लिए यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो V1 जो सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज V1 है, V1 सप्लाई वोल्टेज है, वो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा I1 R1। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा J I1 X1, और यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा E1 प्लस E1। ये एक इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं तो यहाँ वोल्टेज है E2, ये करंट सप्लाई दे रहा है
तो E2 करंट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा JI2X2, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2R2, और यहाँ जो वोल्टेज होगा वो होगा V2। तो ऐसे V2 की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, E2 की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक इक्वेशन लिखूं तो ऐसे इक्वेशन लिखी जा सकती है V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस आइटा X1, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस है। ऐसे इक्वेशन लिखी जा सकती है V2 इक्वल टू या E2 इक्वल टू, वहां पे सप्लाई वोल्टेज E2 है, यहाँ पे वोल्टेज E1 है, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस आइटा X2। ऐसे ये दोनों इक्वेशन लिखी जा सकती है, सिस्टमेटिक इक्वेशन लिखी जा सकती है, सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करती है। ये कहां से आया, इसको अपन ने प्राइमरी और उससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। ओके, अब इसमें जो किसी भी पैरामीटर को आपको शिफ्ट करना है, इक्विवेलेंट अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है, बैलेंस करना है, ये मैं अभी इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इंपीडेंस होता है। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है E1 प्लस I1 Z1, और इसको लिखा जा सकता है V2 प्लस I2 Z2। तो ये दोनों इक्वेशंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन इजीली रिप्रेजेंट द इक्वेशन। ओके, अब यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये दोनों प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स की वजह से इन दोनों को सेकेंडरी वाइंडिंग पैरामीटर बोलते हैं, इन दोनों को प्राइमरी वाइंडिंग पैरामीटर बोलते हैं, इन दोनों को कोर पैरामीटर बोलते हैं। ये लोड होता है। क्लियर? इट इज वेरी वेरी क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करूं, थोड़ा सा और इसका जो है सिस्टमेटिक डायग्राम बनाऊं, आपको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ड्रॉ करें। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स में आने वाली करंट है वो I1 है, जो और I1 डैश जो है वो केवल इस वाइंडिंग में आने वाली करंट है। इसको अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊं, अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो क्या करता हूं कि ये कोर पैरामीटर्स, ये वाइंडिंग, ये केवल वोल्टेज डिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं, और इनका जो लॉसेस होता है, कोर लॉसेस, वो वोल्टेज भी डिपेंड करता है, मेन फ्लक्स जो होता है वो वोल्टेज भी डिपेंड करता है। इसलिए इन पैरामीटर्स को यहां से हटाकर, इन पैरामीटर्स को मैं यहां से हटा के और यहां पे ऐड कर देता हूं। एक रेजिस्टेंस है, एक रिएक्टेंस। ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, ये RC है, ये X5 है। इसमें आने वाला करंट I0 है, इसमें आने वाला करंट I1 है, यहां से आने वाला करंट I1 डैश। इसको अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ऐसा करने से होता क्या वैसे, अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करने से कोर में वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। यहाँ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होके बाद में मिल रहा था, जबकि सोर्स वोल्टेज यहाँ सोर्स के पास पहुंच जाने से वोल्टेज ज्यादा मिलता है, तो कोर लॉसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, कोर लॉसेस कैलकुलेशन में ज्यादा आएंगे। तो डेफिनेटली ये करंट जो है वो यहाँ पे 2% करंट कम हो जाता है। पहले ये टोटल करंट इसमें से आ रहा था जब ये पैरामीटर, तो I0 भी यहाँ से होता ही आ रहा था। अब I0 सीधा बाइफरकेट हो गया तो I0 में से I0 नहीं आएगा, तो कुछ वाइंडिंग लॉसेस कम हो जाते हैं। ओवरऑल देखें तो कोई इंपैक्ट नहीं आता।
इस अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से ओवरऑल देखे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है वैसा के वैसे ही कैलकुलेशन आती है, उतनी ही वैल्यूज आती हैं जितनी पहले आ रही थी। हाँ, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से ये करंट निकालनी है, ये वोल्टेज निकालना है, बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है, और बाकी सारे आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो नॉर्मली ये अपन जब भी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की बजाय अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लेके ही कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब मैं किसी भी पैरामीटर को प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में इंसुलेशन होता है तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपन कैसे निकालें, ये थोड़ा सा इश्यू है, प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए किसको, कि ये इंसुलेशन है तो इधर इलेक्ट्रिकल करंट कैसे निकाला जाए, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि इन पैरामीटर्स को भी उधर ही ले जाते हैं, वाइंडिंग को ही हटा देते हैं। तो यहां जो है I2 करंट आ रहा है, यहां करंट है I2 और उसकी वजह से I2 स्क्वायर इंटू R2 लॉस हो रहा है। मैं इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा देता हूं और इस रेजिस्टेंस को यहां ऐड कर देता हूं, R2 डैश बोल देता है इसको। तो कितना लॉस होता है, यहां करंट आती है I1 डैश और रेजिस्टेंस होता है R2 डैश और I2 डैश का स्क्वायर, ये लॉस होता है I स्क्वायर R। यदि लॉस बराबर है तो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ R2 डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई I2 डिवाइडेड बाई I1 डैश होल स्क्वायर इंटू R2। R2 डैश इज इक्वल टू I2 बाई I1 डैश और I2 बाई I1 होता है N2 डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर बाई R2 और N2 बाई N1 होता है K, सो इट इज K स्क्वायर इंटू R2। तो यहां मैं यदि ये R2 लिखूं या R2 की बजाय K स्क्वायर R2 लिखूं या R2 की बजाय यहां लिखूं K स्क्वायर इंटू R2 या R2 डैश लिखूं या K स्क्वायर इंटू R2। ऐसे ही यदि इस रिएक्टेंस को भी यहां से हटाऊं तो K स्क्वायर से वहां गुणा कर देता हूं और यहां एक रिएक्टर लगा देता हूं और इसकी वैल्यू K स्क्वायर इंटू X2 हो जाती है, इसको X2 डैश कह देता हूं। ऐसे यहां से लोड को भी मैं हटा देता हूं, ये सर्किट ही हटा देता हूं और लोड भी यहीं जोड़ देता हूं। और इसकी वैल्यू भी K स्क्वायर इंटू ZL कर देता। तो ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यदि मुझे उससे उल्टा करना होता, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसका कोर कंपोनेंट और रिएक्टेंस है, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है, ये वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, ये लोड है। ये ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये X1 है, ये R1 है, यहाँ करंट I2 है, यहाँ करंट I1 डैश है। इसकी वजह से I1 में जो लॉस हो रहा है वो I1 स्क्वायर इंटू R1। इसको मैं यहां जोड़ू, इस I1 को मैं यहां से हटा देता हूं, इस I1 को मैं यहां से हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं और यहां लगा देता हूं R1 डैश। तो यह I2 स्क्वायर इंटू R1 डैश हो जाता लॉस। तो यहां से R1 डैश की वैल्यू आती वो I1 डिवाइडेड बाई I2 होल स्क्वायर I1 डैश होल स्क्वायर इंटू R1।
तो ये हो जाती है R1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 जो है इसकी वैल्यू हो जाती है R1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। ऐसे ही मैं इस x1 को भी यहाँ से हटा सकता हूँ। ऐसे ही सारे पैरामीटर, ये R2, ये x2, ये R2, ये x2, ये x1 बाई के स्क्वायर, x1 बाई के स्क्वायर, ये R1 बाई के स्क्वायर, और ये लोड ZL। ऐसे प्राइमरी साइड के कंपोनेंट को सेकेंडरी और सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं। उसको होता है ट्रांसफर ऑफ द पैरामीटर। हाँ, वैल्यू बराबर होती है, जब शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू बराबर होती है। वैसे क्या होता है कि जिस साइड में वोल्टेज ज्यादा होता है, करंट कम होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में उधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू जब प्राइमरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो उतना ही हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांसफॉर्मर है, इसके सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका टर्न रेशियो 1:2 है, इधर सोर्स लगा 1:2 है, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये दोनों बराबर रेजिस्टेंस है, अलग अलग नहीं है। हाँ, दिख अलग अलग रहे हैं आप, ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, अलग अलग नहीं है, दिख अलग अलग रहे हैं। जैसे यहां इसकी K की वैल्यू 2 है, तो इस 20 ओम को मैं इधर लेके आऊंगा तो इसको R2 डैश कहूंगा, तो इस R2 डैश की वैल्यू होगी 20 बाई के स्क्वायर, नहीं, के स्क्वायर इंटू 20, के स्क्वायर इंटू R2। जिधर टर्न ज्यादा होते हैं उधर उधर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जिधर टर्न ज्यादा होते हैं उधर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिधर टर्न कम होते हैं उधर का रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। जिधर से भी दूसरी साइड में रेजिस्टेंस को शिफ्ट करना होता है उसमें उस साइड के टर्न का भाग दे देते हैं, स्क्वायर का। R2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 2 के स्क्वायर का भाग दूंगा और 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले मैंने क्या किया था, N1 बाई N2 के स्क्वायर का भाग दिया था। K की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर का भाग देना है, उल्टा कर दिया। ये R2 यदि इधर ले जाता हूं तो के स्क्वायर से डिवाइड करना है, के स्क्वायर से डिवाइड करना, और इधर लेके आता हूं तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। R2 इंटू के स्क्वायर, R1 इंटू के स्क्वायर, X1 इंटू के स्क्वायर। क्या किया, लॉसेस को बराबर किया। कैसे किया है, ये लॉस इसके बराबर होगा, इस n इक्वेशन होती है N1 I1 बराबर N2 I2। ओके, that was the problem। सो I1 बाई I2 का जो रेशियो होता है, I1 बाई I2 वो होता है N2 बाई N1 का रेशियो, उल्टा होता है, I1 बाई I2 N2 बाई N2। ओके, सो I1 बाई I2 का जो रेशियो होता है वो यहां रखूं तो N2 बाई N1 का रेशियो होगा, होल स्क्वायर।
और n2 बाई n1 को k स्क्वायर कहेंगे, तो ये r1 इंटू k स्क्वायर हो गया। ओके, दैट इज द रीजन। ओके, दैट इज द रीजन। क्लियरली यू अंडरस्टैंड। इधर k स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। मेरा कहने का मतलब होता है दोनों साइड में रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होती है। अब दोबारा से देखें इसको, इधर 20 है तो इसमें इसके स्क्वायर का भाग दो और दूसरे के साइड में स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो बीच में आ जाएगा। इसमें 20 में 2 के स्क्वायर का भाग दिया तो बीच में आ गया, उसको इधर ले जाए 1 के स्क्वायर से गुणा किया, 2 के स्क्वायर का भाग दिया 20 में 1 के स्क्वायर से गुणा किया तो 20 में 2 के स्क्वायर मतलब 4 का भाग दिया तो 5 ओम हो गया। तो ये जब रेजिस्टेंस जो है इधर जाएगा तो 5 ओम बन जाएगा और 5 वाला इधर आएगा तो 20 ओम बन जाएगा। कैसे? 5 वाले को इधर 1 के स्क्वायर का भाग दो और 2 के स्क्वायर को गुणा करो तो 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो जिधर टर्न ज्यादा होता है उधर का रेजिस्टेंस जो है इस टर्न के स्क्वायर से गुना ज्यादा होता है। ऐसे करके ये बैलेंस होता है। ओके, दोबारा से इसको देख लेते हैं। एमएमएफ बैलेंस को पहले पढ़ते। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो एमएमएफ बैलेंस के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक जो होता है वो एमएमएफ बैलेंस के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ये एक ट्रांसफॉर्मर है, इसमें एक वाइंडिंग लगा रखी है, या दूसरी वाइंडिंग लगा रखी है, या तीसरी वाइंडिंग लगा रखी है, इसमें सप्लाई लगा रखी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लोड लगा रखा है, यहाँ एक कैपेसिटिव लोड लगा रखा है, कैपेसिटर, यहाँ वोल्टेज N1 टर्न है, N टर्न है, इसमें N टर्न है, यहाँ 2N टर्न है, यहाँ N/2 टर्न है, यहाँ वोल्टेज V1 है तो डेफिनेटली यहाँ वोल्टेज 2V हो जाएगा और यहाँ वोल्टेज V/2 हो जाएगा। ओके, ये रेजिस्टेंस R है, यहां करंट फाइंड आउट करनी है। यहां एक करंट ड्रॉ होगी उसको I2 कहेंगे, यहां जो करंट ड्रॉ करेगा ये इसको I3 कहेंगे और वो बैलेंस से आएगी। ये दोनों फ्लक्स पैदा करेगी, ये करंट एक फ्लक्स पैदा करेगी ऐसे Φ2, ये करंट एक फ्लक्स पैदा करेगी ऐसे ये Φ3, ये दोनों फ्लक्स यहाँ प्राइमरी से एक्स्ट्रा करंट आएगी Φ1 इससे बैलेंस होंगे। Φ1 इज इक्वल टू Φ2 प्लस Φ3 या F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3 दैट इज N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 प्लस N3 I3। ये बैलेंस इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, सो I2 करंट की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 2V डिवाइडेड बाई R। I3 करंट की वैल्यू है दैट इज V/2 डिवाइडेड बाई इस कैपेसिटर की वैल्यू है वो XC है तो माइनस आइटा XC बोल देते हैं इसको, माइनस आइटा में होता है XC और XC का मैग्नीट्यूड जो है वो R के बराबर है। सो XC इट इज V/2 डिवाइडेड बाई माइनस JR। ओके, सो विल पुट द वैल्यू इन दिस बेसिक इक्वेशन। N1 N है, I1 की वैल्यू निकालनी है दैट इज I, N2 2N है, N2 2N, I2 की वैल्यू 2V डिवाइडेड बाई R है प्लस
n3 की वैल्यू n/2 है, i3 की वैल्यू v/2 माइनस जे आर है। तो n और n तो कैंसिल आउट हो गया। सो i इज इक्वल्स टू 4v/r प्लस v/माइनस जे, ऊपर जाके जे 4r। v/r कॉमन ले लेते हैं, तो 4 प्लस j/4, ये करंट की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से अपन एमएमएफ बैलेंस के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब अपन ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम लर्न करने की कोशिश करते हैं। बेसिक फेजर डायग्राम अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया होगा, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब अपन फाइनली फेजर डायग्राम डिस्कस करते हैं। सप्लाई वोल्टेज यदि V1 है, मैग्नेटाइजिंग करंट I न्यू है, फ्लक्स फाई है, वोल्टेज E1 है, वोल्टेज E2 है। जैसे ही ट्रांसफार्मर में लोड लगाते हैं करंट आता है, दैट करंट इज I2। इससे पहले करंट होता है I0, और इसका जो लगाते ही करंट आता है दैट इज I1 डैश। I1 डैश और I0 को ऐड कर लेते हैं तो टोटल करंट हो जाता है I1। यहां तक अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है और आपने उसको ढंग से समझा होगा डेफिनेटली। अब अपन वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन लिखते हैं। V1 इज इक्वल टू होता है E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1। सो इस E1 को मैं माइनस में ऊपर लिख देता हूं, यहां पे माइनस E1। इस E1 में I1 R1 ऐड कर देते हैं तो ये I1 R1, ये I1 R1। इस I1 R1 में J मतलब 90 डिग्री I1 से, ये ऐड कर देते हैं 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया J I1 X1, J का मतलब 90 डिग्री हो गया। अब ये रियल में जो वोल्टेज V1 की वैल्यू आती है वही आती है, दैट इज V1। ऐसे ही V2 वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, E2 वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो V2 प्लस I2 R2 प्लस J I2 X2। सो ये V2 वोल्टेज की वैल्यू यहां है, ये V2 इसमें ये I2 R2, ये I2 X2। ये I2 R2 और ये I2 X2, ये I2 X2, ये E2 है। ऐसे इसकी वैल्यू जा जाती है, ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। सो डेफिनेटली ये अपना एग्जैक्टली फेजर डायग्राम है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप्स भी दिखाए गए, V1 और V2, E1 E2, I1 I2, I0, phi,
सभी चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई। ये फेजर डायग्राम, तो अपन ने पढ़ा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। नाउ विल स्टडी, तो ये अभी इसमें इस लेक्चर में इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन पहले ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर के टेस्ट को डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशंस को डिस्कस करेंगे, इसके सीरीज पैरेलल ऑपरेशंस को डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफार्मर से रिलेवेंट सारी चीजों को वन बाय वन करके डिस्कशन करते रहेंगे और ट्रांसफार्मर को बाय हार्ट लर्न करने की कोशिश करेंगे। Definitely you'll enjoy a lot with this lecture and all the remaining and all the previous lectures. So आपने यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो definitely you'll subscribe this by bell icon and then share with the friends and say to subscribe it. You will discuss with your friends and go through the lecture continuously. You will be improved. And you will go through the test series, the etest3.in. Definitely your level of examination will be improving by giving the test regular basis. आप रेगुलरली टेस्ट दें, डेफिनेटली आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। सो थैंक यू।